हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सी एंटर का सेकंड टॉपिक, फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फ्रेमवर्क हो गया रूल्स, और प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन मतलब हो गया किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना आता है पीएल, बैलेंस शीट, ठीक है। तो उसके रूल्स को हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। इस चैप्टर को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड करा है और बहुत छोटा टॉपिक है ये, एक ही पेज में कंप्लीट हो गया जैसे आप देख पा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें देखिए अब ये होता है टी, ये हो गया टी, ये हो गया पीएल, और ये हो गया बैलेंस शीट। ये एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है, ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंस साइड है, ठीक है। वही बताया है कंपोनेंट क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स 12th में आपने पढ़ाई है, और नोट्स टू अकाउंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बनाए क्यों जाते हैं? सिंपली यूजर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए। यूजर्स कौन होते हैं? एक्सटर्नल इंटरनल बहुत सारे यूजर्स होते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक बना दी इसकी। देखो यूजर है ना, यूएस में यूएस का मतलब हो गया अस, मतलब इसमें मतलब इन्वेस्टर्स। ई का मतलब हो गया एम्प्लॉय, आर का मतलब हो गया रूलर मतलब गवर्नमेंट, और एस का मतलब हो गया सप्लायर्स। और भी बहुत सारे होते हैं, कस्टमर्स हुए, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं यूजर्स। छोटा मोटा क्वेश्चन आए तो 4-5 पॉइंट लिखे ना, एक एक लाइन उसके आगे लिखना, ठीक है। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो अपने दिमाग में 2-3 चीज़ें सेट कर लेते हैं कि जब भी हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम हमेशा मानेंगे कि जो बिजनेस है वो चलता रहेगा, मतलब गोइंग कंसर्न रहे हमेशा। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, अगर आप नोट्स टू अकाउंट में कुछ भी मेंशन नहीं करते तो जो यूजर है वो मान लेगा कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो गोइंग कंसर्न के अजम्पशन पे बनाए गए हैं। सर अगर गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस अगर बंद हो रहा हो तो आपको नोट्स टू अकाउंट में स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा कि गोइंग कंसर्न इज नॉट बीइंग फॉलोड, मतलब गोइंग कंसर्न का जो अजम्पशन है वो फॉलो ही नहीं करा गया, ठीक है। तो ऐसी चीजें जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर पढ़ेगा तो उसे मान लेगा कि उसमें गोइंग कंसर्न बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, मान ले उसके बेसिस पे बनाए गए हैं। एक्रूअल मतलब कैश बेसिस, कैश से हमें कोई मतलब नहीं है। ट्रांजेक्शन हो गया रिकॉर्ड करो, ट्रांजेक्शन हो गया रिकॉर्ड करो, कैश आया नहीं आया हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो ये यूजर मान लेगा कि कैश आ गया होगा। कंसिस्टेंसी, आपने पिछले साल जो पॉलिसी फॉलो करी थी वो भी इस साल वो वही पॉलिसी कंटिन्यू करी हुई। अगर सर कंटिन्यू नहीं करी है तो आप नोट्स को हमें बता दीजिए कि हमने ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करी है, तो यूजर उसको पढ़कर समझ जाएगा। तो ये बेसिकली यूजर के लिए अजम्पशन है कि यूजर क्या मानेगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हुए, बिजनेस चलता रहेगा। आप कैश बेसिस पे काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एक्रूअल का मतलब होता है नॉट कैश बेसिस, नॉट कैश बेसिस। और कंसिस्टेंसी मतलब जो पिछले साल आपने पॉलिसी फॉलो करी, मतलब आपने फीफो लिया, लीफो लिया, और जो भी डेप्रिसिएशन के जो भी होते हैं मेथड्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, जो भी पॉलिसीज हैं वही इस साल फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है। हम पॉलिसी कब चेंज कर लेते हैं, मतलब पॉलिसी चेंज भी तो कर सकते हैं ना हम। तो ज्यादातर जब लॉ बोलता है तब करते हैं हम चेंज, एएस बोलता है तब करते हैं हम चेंज, या फिर जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ज्यादा अच्छी दिख रही हो, मतलब ज्यादा फेयर प्रेजेंट कर रही हो, तब चेंज कर लेते हैं। तो सर हमने अभी तक क्या पढ़ा है? कंपोनेंट्स पढ़े हैं, वो बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट। यूजर्स क्या यूज करते हैं? यूजर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो क्या मानेंगे कि गोइंग कंसर्न है, बिजनेस चलता रहेगा, कैश बेसिस की अकाउंटिंग फॉलो नहीं करी है, और पिछले साल जो पॉलिसी फॉलो करी थी वही पॉलिसी इस साल भी फॉलो करी गई है, ठीक है। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए
तो यूजर्स, ये पूरा मतलब चैप्टर आप समझ लो कि यूजर्स के ऊपर है। जो यूजर्स होते हैं उन्होंने क्या assumption लिए आपको बता दिए, यूजर्स क्या क्या देख सकते हैं, मतलब कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूजर क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या assumption लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो यूजर है वो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर भरोसा कर पाएगा, समझ पाएगा, पिछले साल से कंपेयर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भरोसेमंद होनी चाहिए, जो यूजर है उसके लिए भरोसेमंद होनी चाहिए, मतलब रिलायबल होनी चाहिए। जब यूजर को चाहिए उस टाइम पे आप प्रोवाइड कर दें, रेलिवेंट होनी चाहिए, यूजर उसे समझ पाए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, यूजर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाए, कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है, या किसी और एंटिटी से कंपेयर कर पाए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ना, इन्वेस्टर होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा तो दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाए, तो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब हो गया फ्री फ्रॉम बाइस, भाई अपनी 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 मत चलाओ, जैसा जो चीज है वो चीज लिखो। रेलिवेंस क्या हो गया, जिस टाइम पे यूजर को चाहिए उस टाइम पे प्रोवाइड कर दो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मोटा मोटा हमने क्या पढ़ा, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, एसेट होती है, मतलब एसेट होती है ना, बैलेंस शीट में क्या क्या होती है, पीएल में क्या क्या होता है, एसेट होती है, लायबिलिटी होती है, कैपिटल होता है, इनकम होता है, एक्सपेंस होता है। अब एसेट को एसेट कब बोलते हैं, जब कंपनी के पास कंट्रोल हो या कंपनी को एंड सॉरी और नहीं एंड फ्यूचर में उससे बेनिफिट ड्राइव होंगे। जैसे गवर्नमेंट की रोड है, उस पर आप ऊपर ब्रिज बनवा देते हो, तो क्या आप उसके मालिक हो गए क्या ब्रिज के? नहीं, बिल्कुल सर, नहीं 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 हो सकते, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट तो मिलेगा आपको, ठीक है कि हमारा सर ट्रक जाएगा ये या, लेकिन आपके पास कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट जब चाहे जब तोड़ सकती है, कंट्रोल नहीं है, तो आप बैलेंस शीट में इसको एसेट के फॉर्म में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना हमेशा। लाइबिलिटी क्या हुई, फ्यूचर में एसेट का आउटफ्लो होना चाहिए और आपकी करंट ऑब्लिगेशन हो चाहिए, बैलेंस शीट डेट पर उधारी होनी चाहिए और फ्यूचर में उस उधारी को समाप्त करना होना चाहिए। ठीक है, समाप्त करना चाहिए। इक्विटी की होती है, अब जैसे ये बैलेंस शीट बनते हैं, एसेट है, एसेट के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से सर? सर ये तो लाइबिलिटी का एक हिस्सा हो गया और दूसरा कैपिटल का हो गया। तो जब हम एसेट के हिस्से में से लाइबिलिटी का हिस्सा हटा देंगे तो जो रेसिड्यूअल बचता है उसे बोलते हैं कैपिटल, इक्विटी। इनकम का मतलब क्या होता है, कैपिटल आपने 10,000 रुपए लगाई, आखिरी तक 10,000 रुपए आई, इनकम जीरो हुई। 10 की जगह अगर आपका जो कैपिटल वो 12,000 हो जाती तो इंक्रीज इन बेनिफिट हो जाता, तो उसे इनकम बोलते हैं। 8,000 रह जाती तो आपने 2,000 का एक्सपेंस कर लिया या लॉस कर लिया, डिक्रीज इन बेनिफिट हो गया। अब जब ये आप एसेट या पी एंड एल में कोई भी चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो उसे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, विच वैल्यू। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी वो आएगी कॉस्ट प्लस एक्सपेंस। ठीक है, इस पे रिकॉर्ड कर देंगे हम, वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू निकालने के लिए चार तरीके के बताए गए हैं कि किसी भी चीज को रिकॉर्ड हम चार तरीके, या फिर जिस वैल्यू पे आप लाए हैं उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दीजिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, जो बैलेंस शीट होती है ना वो हर ईयर एंड पे डिसाइड होती है। जैसे 2022 की बैलेंस शीट है या 2023 की बैलेंस शीट है, आप इधर तो परचेस कर लिया, इधर कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया आपने लाइबिलिटी, या इधर एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया, एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड। जब 2023 के आखिरी में जब आप वैल्यू करेंगे उस एसेट को तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, किस वैल्यू पे मेजर करेंगे उसे? हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे लाए थे उसी कॉस्ट पे टैप लगा के वैल्यू कर देंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट पुरानी कॉस्ट चलने दो। करंट कॉस्ट मार्केट में जो अभी खरीद के ला पाएंगे उस एसेट को हम उसे बोलते हैं करंट कॉस्ट। मार्केट में जाएंगे खरीद के लाएंगे, करंट कॉस्ट क्या चल रही है। अब प्रेजेंट वैल्यू को करंट कॉस्ट से कंपेयर मतलब कंफ्यूज मत करना, प्रेजेंट वैल्यू अलग चीज है। प्रेजेंट वैल्यू क्या मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंट वैल्यू में हम ये देखते हैं वो एसेट हमें फ्यूचर में कितना प्रॉफिट देगी, समझ रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू हमारे लिए क्या वैल्यू है, कॉस्ट हो गया, मार्केट में क्या कॉस्ट है उस चीज की। प्रेजेंट वैल्यू मतलब हमारे लिए फ्यूचर में वो एसेट क्या बेनिफिट देगी। जैसे 1 साल बाद हमें देगी 100 रुपए निकाल के, 2 साल बाद देगी हमें 100 रुपए निकाल के, तो चलती जाएगी, कम से कम 5 साल चलेगी ये एसेट। तो ये 5 साल तक चल रही है ना, तो ये 500 रुपए की वैल्यू हो गई।
तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया। इसमें एक क्या चीज होती है, जब ऐसा मानते हैं कि जैसे जो आज के 100 रुपए की वैल्यू है वो फ्यूचर में 110 रुपए की होगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद 121 रुपए की होगी, तभी होता है ना डिस्काउंट। तो ये 500 एग्जैक्टली तो नहीं, 500 में थोड़ा बहुत हम जो भी इन्फ्लेशन है होता है, जो महंगाई होती है, महंगाई दर घटा देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे महंगाई दर को घटा के। और रियलाइजेबल वैल्यू, अभी हम उस एसेट को बेच दें तो हमें क्या रुपए रियलाइज होंगे, जैसे होता है एनआरवी, धंधा बंद कर रहे हो तो एनआरवी रियलाइजेबल वैल्यू ले लो। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट डिराइव होगा उससे, तो उस फ्यूचर के प्रॉफिट को इन्फ्लेशन घटा के आज की वैल्यू निकाल लो। करेंट कॉस्ट मार्केट में आके कितने में खरीद पाएंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कितने में लेके आए थे, और उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह सब हटा दो। ठीक है, वैसे जो मेजरमेंट के तरीके दर है वही कैपिटल की मेंटेनेंस, कैपिटल के वैल्यू करने के तरीके होते हैं, उसको भी बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, एक आध और होती है फिजिकल कॉस्ट, करंट परचेजिंग पावर, ये सब। ठीक है, इतना ही था इस चैप्टर में। चैप्टर खत्म हो गया। स्टडी मटेरियल के थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है स्टडी मटेरियल के, पहले हम आ जाते हैं टेस्ट योर नॉलेज पे। टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन आ गए। गोइंग कंसर्न का मतलब धंधा चलता रहेगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। कैन कंटिन्यू, कैन नॉट, प्रॉफिटेबल, नॉट एबल टू कंटिन्यू वाला होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया था ना, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी हमने पढ़ा था अभी, तो मटीरियलिटी नहीं पढ़ा, तो ये बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, वो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट, बैलेंस शीट होता ही है, पी एंड एल हो चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स और सोशल। अच्छा, इसमें दो चीज आ गई देखो, ह्यूमन और सोशल। क्या होता है, कंपनीज को अपना जितना वो पैसा कमाती है उसका कुछ हिस्सा डोनेट करना पड़ता है मार्केट में, तो उसकी भी रिपोर्ट बनती है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। शायद सेक्शन 135 में लिखा है कंपनीज एक्ट के, तो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। ऐसी वो रिपोर्ट बनती है, मतलब बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट इज अ पार्ट। अन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज, अगर लॉ चाहे, स्टैच्यूट का मतलब लॉ हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रोप्रिएट बनाने के लिए बाय स्टैट्यूट एज वेल एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ये एमसीयू में मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना पड़ता है, तो ये सी वाला लगा देते हैं, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और तीनों चीजें आ गई, इसमें सिर्फ दो चीजें बोल रहा है, तो सी आंसर लगा देंगे इसका। और फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी मे चेंज ड्यू टू contribution from और डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी पार्टिसिपेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंस। इक्विटी की वैल्यू पैसे, प्रॉफिट से भी होती है, लॉस या एक्सपेंस से भी होती है, और शेयर होल्डर जो होता है वो, मतलब जो कंपनी का मालिक होता है ना, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे, विड्रॉ कर ले, तो सबसे होती है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। वॉट आर द, फिर से वही आगे, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी वगैरह ये सब। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल, ये भी वही है, वो बताया ना, फ्री फ्रॉम वाइज रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, सॉरी रिलायबिलिटी वाले वो तो इसमें 7th वाले। एक थ्योरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद 12 लाख रिप्रेजेंटेड बाय 60,000 यूनिट। अच्छा, आपको कैपिटल लगानी है हिस्टोरिकल, मतलब पुरानी कॉस्ट पे। आपने 12 लाख रुपए लगाए थे, 60,000 रुपए की, 60,000 यूनिट्स लाए थे 20 रुपए के हिसाब से, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं जो ये 20 रुपए पहले वैल्यू थी, अब भी वही वैल्यू रही हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, तो आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 12 लाख की बचनी चाहिए। ठीक है, तो 12 लाख की ये कैपिटल आपने लगाई थी, 30 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो 10 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। ये क्या समझे ना। ड्रॉ पे क्लिक करते हैं हम। इसमें जो क्वेश्चन था, इसमें था 60,000 यूनिट्स हैं 20 रुपए के हिसाब से, ये 12 लाख बनना था, और वो यूनिट्स 60,000 के 30 रुपए के हिसाब से आपने बेच दिए, तो ये 18 लाख आ रहा था। तो आपका जो क्वेश्चन था वो ये पूछ रहा था कि हाउ मच अमाउंट मोहन कैन विड्रॉ, मोहन कितना पैसे निकाल सकता है, मोहन 6 लाख रुपए निकाल सकता है, इससे कि उसके पास 12 लाख रुपए बच जाए, और वो फिर से 60,000 के हिसाब से
60,000 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से खरीद लिया। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, नाइन्थ क्वेश्चन, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ए शोइंग एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इक्वल्स टू। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, आपने 11 12 में पढ़ रखा है ये, जो वो सिंपल होती है ना इक्वेशन, हमने जो होती है ना इक्वेशन 11 12 में भी हमने पढ़ रखी है। चाहिए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कर लेते हैं। मैंने सोचा था ये क्वेश्चन आप करेंगे, चलिए लेकिन करवा देते हैं। एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू इक्विटी। ये ओपनिंग दे रखा है आपको क्या क्या, 8 लाख। लायबिलिटी कितनी दे रखी है ये आपको, 3 लाख। माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 5 लाख। ठीक है, अब आपने ये डिविडेंड अर्न करा है, डिविडेंड अर्न करने से क्या होगा, डिविडेंड डिविडेंड अर्न करने से क्या होगा, ये आपने कितने का करा है, 20,000 का करा है, ये आपने 0.2 लैक्स लिख सकते हैं इसको हम 20,000। तो ये आपके 20,000 रुपए से आपकी एसेट बढ़ जाएगी, डिविडेंड मिले ना, कैश बढ़ जाएगा, कैश। और क्या होगा, प्रॉफिट 20,000 रुपए का, एसेट कैश बढ़ेगा, एमएनटी बनेंगे कैश टू पीएल। तो पीएल इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, मतलब प्रॉफिट जो है आखिरी में इक्विटी में जाता है, तो ये 0.2 इधर मिल जाएगा। और का क्वेश्चन है, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। तो ये आपके 70,000 रुपए के क्रेडिटर्स से, मतलब 70,000 में से 0.7 लैक्स से लाइबिलिटी आपकी घट जाएगी। और क्या होगा, 50,000 का पेमेंट कर रहा है तो 50,000 से आपका कैश कम हो जाएगा। और क्या होगा, जो ये इक्विटी है, में प्रॉफिट हो रहा है ना 70,000 की जगह में 50,000 का, तो 20,000 रुपये से इक्विटी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट हो गया हमें 20,000 रुपये का। तो ये बैलेंस देख लेते हैं, क्या है बैलेंस हमारा, कितना बचा है ये बैलेंस, 7.7 इधर बचा, 2.3 लाख इधर बचा, और 5.4 इधर बचा। ये भी प्लस का ही था ना, 5.4 इधर बचा। और क्या बचा, रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, इसकी एंट्री क्या होगी आपको मैंने बताई नहीं है, ये लिख देते हैं। टू कैश आएगा, क्रेडिटर को पेमेंट करना है ना, क्रेडिटर कितने का, 70,000 का, कैश जा रहा है 50,000 का, टू पीएल प्रॉफिट हो गया ना आपको ये 20,000 का प्रॉफिट। रेंट आउटस्टैंडिंग, इसकी होगी रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। इससे क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या रुपए की दे रखी है आपको ये, 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 0.1। और ये एक्सपेंस, एक्सपेंस का पार्ट है तो कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएगा ये 0.1। माइनस करेंगे तो ये आएगा 7.7 ही आ जाएगा। ये आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 2.4, और ये आपका एक्सपेंस का जो आएगी 5.3। फिर आपका ये वजह ड्राइंग, पार्टनर ने ड्राइंग कर ली है, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल टू कैश। क्या रुपए की करी है ये, 9,000 रुपए की ड्राइंग है। 9,000 में आपका ये कैश कम हो जाएगा, तो 9,000 इससे माइनस कर देंगे, और ये आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी 0.9। तो आंसर आएगा आपका 7.61 माइनस 2.4 इक्वल्स टू 5.21। आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे सब लोग। अभी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, ये 10th क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसमें, प्रिपेयर अ P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 बाय अज्यूमिंग इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। मतलब जितनी भी चीजें वो सब एनआरवी पे ले आओ, क्योंकि गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस बंद हो रहा है, लेन देन सारा खत्म करो।
और इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लो, लेन देन सारा खत्म हो गया है, सेटलमेंट करना है सबका भैया। तो क्या लेन देन में पी एंड एल बनाना है, देखो ये पी एंड एल, फॉर्मेट की चिंता मत करो करो, एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आओ बढ़िया तरीके से। फॉर्मेट वॉर्मेट के ज़्यादा नंबर कुछ होता नहीं है, तो काट लिया एक आध नंबर काट लिया, वैसे काटते नहीं है। पहले सब लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आयो। रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एग्रीमेंट इज 5 years. The NRV of PP as on 31st March 2012 was 64,000, मतलब 69,000 की वैल्यू थी, देखो आप बेनिफिट में 69,000 की थी, तो ये 5,000 रुपए का लॉस हो गया, तो हम इसे डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। पीपी का है ना 69,000 माइनस 64,000, या आपको 5,000 का डेप्रिसिएशन। द फर्म सेल्स एंड परचेजेस, सेल्स दे रखी है, बाय सेल्स, सेल्स कितनी है 5 लाख रुपए, परचेजेस कितनी है 2 परचेजेस, परचेजेस आपको दे रखी 4.5 लाख की। और क्या है द कॉस्ट एंड एनआरवी, एनआरवी अच्छा ये ओपनिंग स्टॉक हमने उतार रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 38,000 रुपये, 38,000 रुपये। और ओपनिंग स्टॉक की देखो बैलेंस शीट में रखिए 36,000 रुपये, ये 36,000 रुपये। जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2 एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं 16,500 रुपये के। और क्या दे रखा है आपको, आउट ऑफ ट्रेड डिफर्ड एक्सपेंडिचर इज नॉर्मली एमोटाइज्ड इक्वली ओवर, ये डिफर्ड एक्सपेंडिचर को खत्म कर देंगे क्योंकि सब लेन देन खत्म हो रहा है। 2 डिफर्ड एक्सपेंस 15,000। और क्या बचा, आउट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल वर्थ 10,000, करेक्शन ऑफ 4,000 डिपेंड, मतलब 4,000 रुपये आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है, तो इसको राइट ऑफ कर देते हैं। 2 बैड डेट्स प्रोविजन बना देते हैं, चलो प्रोविजन, मतलब अभी डिपेंड करता है ना फ्यूचर पे, बैड डेट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या रुपये 4,000 रुपये। और क्या बचा, क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 10,000 विच इज, मतलब ट्रेड पेबल को हमें कम पेमेंट करना है, ट्रेड पेबल को तो ये प्रॉफिट है बाय ट्रेड पेबल, ये प्रॉफिट का पार्ट हमारा कितना आएगा 10,000 का 5% 500 रुपये। और क्या बचा, देयर इज प्रीपेमेंट पेनल्टी लगी है कोई पेनल्टी उस हाउस में 2,000 रुपये। और बैलेंस शीट में देख लेते अब क्या बचा, नोट्स जो कौन तो सारे हो गए, पीपी का हमने कर ही दिया, स्टॉक एंड ट्रेड का हो ही गया, ओपनिंग में डाल दिया, ट्रेड रिसीवेबल हो ही गया 4,000 रुपये प्रोविजन बना दिया, डिफर्ड एक्सपेंडिचर डाल ही दिया हमने 15,000 का, बैंक अकाउंट कैश तो कैश पड़ेगा, इसका क्या सेटलमेंट, वो तो उससे सेटलमेंट होगा, ट्रेड पेबल का हो ही गया, लोन में 2,000 की पेनल्टी लगी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हम मान सकते हैं कि मतलब अलग से भी दिखा सकते हैं अच्छा हो तो, और या फिर इसमें कुछ दे नहीं रखा तो ये हम जनरल एक्सपेंसेस है ना इसमें मान लेंगे कि इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया होगा, ठीक है। तो इधर आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है, तो अब बैलेंस कर लेते हैं, इसका टोटल आएगा ये 5,38,500, 5,38,500, 5,38,500। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 5,38,500 माइनस 36,000 माइनस 4.5 लाख माइनस 5,000 माइनस 16,500 माइनस 15,000 माइनस 4,000 माइनस 2,000, ये 10,000 रुपये का बैलेंस आ जाएगा आपका। टू प्रॉफिट 10,000 रुपये, आंसर चेक कर लेंगे कितना रुपए का आंसर है, आंसर 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 10,000 रुपये का ही आ रहा है, ठीक है। समझ में मुझे कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, चैप्टर खत्म हो चुका है, एग्जाम्पल्स में कुछ इलस्ट्रेशन में कुछ देखना है तो देख लेते हैं, कुछ बचा हो छोटा मोटा कुछ, या फिर छोड़ो इलस्ट्रेशन, इजी है मतलब कुछ है नहीं, इसको आप कर लीजिएगा, यही तक है। थैंक यू।